Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? क्लियर है? लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? In the last class we were discussing about वॉइस कम है, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉइस तो नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं। शेप में कहाँ तक कर लिया था? न्यूमेरिकल कर लिया था? एंगुलरिटी हो गया था, न्यूमेरिकल कर लिया था उसके ऊपर। तो शेप हम बात कर रहे थे। अच्छा, मैं बात कर रहा था एग्रीगेट की। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट्स। हमने ये डिस्कस किया था कि एग्रीगेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को गवर्न करती है। इट गवर्न्स द वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये बात डिस्कस करी थी हमने। एग्रीगेट की हमने पहली प्रॉपर्टी उठाई थी शेप में आपको 4 शेप बताए थे। राउंडेड बताया था, एंगुलर बताया था, फ्लेकी बताया था और इलोंगेटेड बताया था। एंगुलर राउंडेड की पूरी कहानी हमने कंप्लीट कर ली थी। बच गया था हमारा फ्लेकी और इलोंगेटेड। फ्लेकी और इलोंगेटेड के बारे में भी जानकारी तो दे ही दी थी आपको, बस उनके एनालिसिस करके देनी है मेरे को, बस नोट करवाना है उसका कि इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होते हैं और फ्लेकी एग्रीगेट क्या होते हैं। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, रेस्ट वी हैव डिस्कस। अच्छा, इनको मेजर करने की जो डिवाइस है, थिकनेस गेज, लेंथ गेज, वो उसकी पिक्चर भेज देना, टेस्ट में वहीं से बताऊंगा आपको। जैसे एंगुलरिटी नंबर कैसे मेजर करते हैं, बाय नोटिंग दी वॉइड्स, उसके ऊपर जो सवाल किया था हमने, वैसे ही फ्लेकीनेस पार्टिकल की और इलोंगेटेड पार्टिकल की कैसे मेजर करते हैं शेप, उसके लिए टेस्ट अवेलेबल है। उसके लिए पिक्चर शेयर कर देना, शेयर द पिक्चर ऑल्सो। तो उसी से टेस्ट बता दूंगा। तो कल जहाँ छोड़ा था हमने उसको ही कंटिन्यू करते हैं। वेरेवर वी हैव लेफ्ट उसके कंटिन्यूएशन में चल रही है कहानी। तो हम बोल सकते हैं एंगुलर शेप, राउंडेड शेप, ये दोनों तो हो गए थे हमारे। फ्लेकी और इलोंगेटेड, फ्लेकी और इलोंगेटेड क्या है? फ्लेकी एंड इलोंगेटेड, flaky particles are those, flaky particles are those, कौन से होते हैं flaky particles? तो flaky particles are those least size of which is smaller than 3/5 of its mean size. Least size of which is smaller than 3/5 of its mean size. Next point of reference, ये हमारा फ्लेकी पार्टिकल आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं फ्लेकीनेस ऑफ द एग्रीगेट्स, flakiness of the aggregates, flakiness of the aggregates, flakiness of the aggregates is referred in terms of parameter, referred in terms of parameter, referred in terms of parameter flakiness index, referred in terms of parameter flakiness index, parameter flakiness index, in terms of the parameter flakiness index. Next point of reference, इसमें कंटिन्यू कर दिया, which is not applicable, which is not applicable for particles. ये ऑब्जेक्टिव बना के दे सकता है, इसलिए पॉइंट लिखवा रहा हूँ। Not applicable for particles having size smaller than 6.3 mm। क्यों? अभी रीजन बताऊंगा इसका। I'll discuss the reason of this। और इसी पेज पे elongated भी खत्म करते हैं पार्टिकल्स को। So next is elongated particles are those, elongated particles are those
greatest elongated particles are those greatest size of which is greater than greatest size of which is greater than 1.8 times of its mean size. 1.8 times of its mean size. लास्ट स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं कि इलोंगेशन ऑफ द एग्रीगेट्स is referred in terms of parameter elongation index. That is also not applicable for particles. Applicable for particles having size smaller than 6.3 mm. चलो, अभी जानकारी तो मैंने आपको कल भी दी थी, बट स्टिल वापस मेंशन करा दिया. अब इसको मेजर कैसे करते हैं उसकी डिस्कशन करते हैं. ये तो आई है हमारी लेंथ गेज. पहले चाहिए मुझे थिकनेस गेज. ये साफ साफ दिख रही है. देखो भैया, इसका नामकरण किया पहले. ये थिकनेस गेज है हमारी, लिखा हुआ नहीं है इसके ऊपर तो मैंने लिख दिया. तो फ्लेकीनेस कैसे मेजर की जाती है? विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस व्हिच इज नोन एज थिकनेस गेज. तो इसको मेजर करते हैं हम डिवाइस की मदद से, जिसको थिकनेस गेज बोला जाता है. और दूसरा है हमारा लेंथ गेज का है. दिखने में तो ये ज़्यादा सही है, तो इसी को यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट है हमारी लेंथ गेज. लो, अब उठाओ टेस्ट को. अरे यार, एक चीज़ तो लिखना भूल ही गया, बोला भी नहीं कोई, कि फ्लेकी और एलोंगेटेड पार्टिकल कैसा कंक्रीट बनाते हैं, वो तो डिस्कस ही नहीं किया. बस मैंने शेप की बात कर ली. चलो अब आगे लिख दूंगा मैं, यहीं पे डिस्कशन कर लिया था कल, बट स्टिल जगह बची हुई है तो यहाँ मेंशन कर दूंगा. देखो भैया, अब फ्लेकीनेस इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं. पहली पॉइंट, फ्लेकी पार्टिकल्स क्या होते हैं? फ्लेकी पार्टिकल्स वो पार्टिकल होते हैं जिसकी सबसे छोटी साइज 3/5 ऑफ मीन साइज से भी छोटी हो. समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. समझने के लिए एग्जांपल बनाया. देखो, अब प्रैक्टिकली कभी भी पार्टिकल ऐसा मिलेगा नहीं आपको यूनिफॉर्म ज्योमेट्री का. मेरे को समझानी है बात, इसलिए मैंने ये ले लिया. सिंस आई हैव टू एक्सप्लेन द पॉइंट, हेंस आई हैव टेकन दिस पार्टिकल. इसकी साइज ले लो कुछ भी. ये 10 मान लो, ये 2 मान लो, 10 दूनी 12, 18 है ना, तो ये ले लो 6. क्लियर है? तो मुझे पता करना है ये पार्टिकल फ्लेकी पार्टिकल है या नहीं है. तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, इसकी मीन साइज निकालूंगा. तो मीन साइज होगी 10 + 2 + 6 डिवाइड बाय 3. कितनी आ गई? 6 mm आ गई. तो ये इसकी मीन साइज आ गई. अब जरा चेक करो, इसकी 3/5 ऑफ मीन साइज क्या है? 3/5 ऑफ मीन साइज मतलब 0.6 × 0.6 यानी 3.6 mm. अब इसकी सबसे छोटी साइज उठाओ. सबसे छोटी साइज है 2 mm. अब चेक करो, क्या इसकी सबसे छोटी साइज 3/5 ऑफ मीन साइज से छोटी है? हाँ, छोटी है. तो ये एग्रीगेट कैसा हुआ? फ्लेकी एग्रीगेट हुआ. तो दिस एग्रीगेट विल बी टर्म्ड एज फ्लेकी एग्रीगेट. अब जैसे मैंने कैलकुलेट किया कि ये एग्रीगेट फ्लेकी है या नहीं है, क्या प्रैक्टिकली कर पाओगे इस चीज को? जैसे मैंने अभी मेजर करके दिखाया है, ये एग्रीगेट फ्लेकी है या नहीं है, क्या प्रैक्टिकली कर पाओगे क्या इस चीज को? क्यों नहीं कर पाएंगे भैया? एक साइज थोड़ी ना होती है हमारे एग्रीगेट की. कल दिखाया था रियल एग्रीगेट, इनफाइनाइट साइजें होंगी, और ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ गए, इनफाइनाइट एग्रीगेट होंगे हमारे सैंपल के अंदर. हो गया काम. तो उसका मतलब इस तरीके से कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती कि भैया वो एग्रीगेट फ्लेकी है या नहीं है. तो फिर क्या किया, टेस्ट डेवलप किया. अब क्या करते हैं टेस्ट में? टेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं एग्रीगेट का और उसकी सीविंग करते हैं. सीविंग करने के लिए कौन से साइज की सीव लोगे? जो इस देखो लेंथ गेज और थिकनेस गेज के ऊपर लिखी होती है. थिकनेस गेज है, इसके ऊपर लिखी हुई है 63/50, 50/40, 40/25, 25/20, 20/16, 16/12.5, 12.5/10 एंड सो ऑन, 10/8.3 एंड चलती जा रही है कहानी. इसका मतलब क्या करोगे? आप सीव्स को अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज में.
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज में सीज को अरेंज कर दिया, नाम भी लिख देता हूँ कुछ, 63, 50, 40, 25, 16, आगे और भी है। हमने सैंपल रखा एग्रीगेट का और सीविंग करी। अब ध्यान रखना है आपको, कम से कम 200 एग्रीगेट होने चाहिए हर फ्रैक्शन के। हर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 200 एग्रीगेट मुझे चाहिए जिनकी साइज 63 से छोटी है पर 50 से ऊपर है, मतलब ये कम से कम 200 पीस होने चाहिए। नहीं हुए और डालो। उसी तरीके से 200 पीस ऐसे होने चाहिए जो 50 mm से छोटी साइज के हैं, 40 mm से बड़ी साइज के हैं, एंड सो ऑन। यानी हर फ्रैक्शन के 200 पीस होने चाहिए। अब करना क्या है स्ट्रेस के अंदर? देखो ये वाली ओपनिंग उठाई मैंने, इस ओपनिंग के ऊपर लिखा हुआ है 6350, यानी इस ओपनिंग से आप इसका कंसर्न्ड फ्रैक्शन ही टेस्ट करोगे। तो है 6350 वाला फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को उठाया, कम से कम कितने पीस है? कम से कम 200 पीस है। अब मान लो लेट सपोज ये पेन भी इसके ऊपर रुकी थी, ये पेन भी इसके ऊपर रुकी थी, मैं क्या करूंगा, इस पेन को इस ओपनिंग में से पास कराने की कोशिश करूंगा। पेन पास नहीं हुई, लेंथ के लॉन्ग रखा, पास नहीं हुई। अब परेशान मत हो जाना, पास नहीं हो रही, टेस्ट खत्म हो गया, नहीं, मतलब जैसे अभी पेपर की तैयारी करते हो वैसे नहीं करना। वहां पे आपको पेन की ओरिएंटेशन चेंज करनी है, ओरिएंटेशन चेंज करनी है और कोशिश करनी है पेन पास हो जाए। देखो मैंने बस ओरिएंटेशन चेंज करी पेन की, पेन इस ओपनिंग में से पास कर जाएगा। तो मेरा एम क्या है? मेरा एम है एग्रीगेट को इस ओपनिंग में से पास कराना किसी ना किसी ओरिएंटेशन के लॉन्ग। अगर मेरा एग्रीगेट पास कर गया, इसका मतलब वो अपनी कौन सी डायमेंशन के लॉन्ग पास किया होगा? तो पहली बात, अगर मेरा एग्रीगेट पास किया, वो अपनी कौन सी डायमेंशन के लॉन्ग पास किया? जो सबसे छोटी डायमेंशन है उसके लॉन्ग ही पास किया। ये जो हमारी ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग की साइज होती है 3/5 ऑफ मीन साइज। इस ओपनिंग की साइज है 3/5 ऑफ मीन साइज। निकाल सकता हूँ मीन साइज 63 + 50/2 और इसका 3/5, जो भी वैल्यू निकल के आती है। तो अगर कोई एग्रीगेट इस ओपनिंग से पास कर रहा है, डायरेक्ट कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला? कि उसकी सबसे छोटी साइज 3/5 ऑफ मीन साइज से छोटी है। इसका मतलब जो एग्रीगेट अपनी रिस्पेक्टिव ओपनिंग से पास कर जाता है वो हमारा कैसा एग्रीगेट है? फ्लेकी एग्रीगेट है। उन सारे एग्रीगेट्स को इकट्ठा करते हैं, ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जो भी वैल्यू निकल के आती है परसेंटेज में, उसको हम बोल देते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स। तो अगर मैं बोलूं फ्लेकीनेस इंडेक्स है 20%, इसका मतलब हमारे सैंपल के अंदर 20% पार्टिकल क्या है? फ्लेकी है। 20% ऑफ द पार्टिकल्स आर फ्लेकी। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना? अब जरा देखो, यहाँ पे मेरी सबसे छोटी जो साइज लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? सबसे छोटी जो साइज लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? 6.3 mm। तो अगर आपके एग्रीगेट की साइज 6.3 mm से छोटी हुई, सारे के सारे पास कर जाएंगे इसमें से, सारे के सारे पास कर जाएंगे। फ्लेकी हुआ तब भी पास करेगा, नॉन फ्लेकी हुआ तब भी पास कर जाएगा। इसीलिए ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता उस एग्रीगेट के लिए जिसकी साइज 6.3 mm से छोटी है। क्लियर है? चलो, ये तो हमारी कहानी हुई किसकी? नोट करने कोई पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। The next of the point to be referred is elongated aggregate की स्टोरी। अब elongated aggregate कौन सा एग्रीगेट होता है? जिनकी सबसे बड़ी साइज 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज से क्या हो? बड़ी हो। सेम पीछे वाला एग्रीगेट उठाया मैंने, मुझे ये पता करना है कि पीछे वाला एग्रीगेट elongated है या नहीं है। तो आपने क्या निकाल रखा था? मीन साइज निकाल रखी थी। कितनी थी मीन साइज हमारी पीछे? पीछे मीन साइज कैलकुलेट करी थी तो मीन साइज हुआ 6 mm, सेम पीछे वाला एग्रीगेट ही है। 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज निकालेंगे तो 1.8 टाइम्स ऑफ 6 कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 10.8 mm। चेक करके देखना एक बार, यही आ रहा है क्या? 10.8 mm। हमारे एग्रीगेट की सबसे बड़ी साइज क्या थी? 10 mm। क्या 10 mm 10.8 mm से बड़ा है? क्या 10 mm 10.8 mm से बड़ा है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो एग्रीगेट है पीछे वाला वो क्या नहीं है? हमारा जो एग्रीगेट है पीछे वाला वो क्या नहीं है? वो इलोंगेटेड नहीं है।
आवर एग्रीगेट इज नॉट elongated. फ्लेकी है पर elongated नहीं है. So it is flaky but not elongated. कोई सा पॉइंट वेट करना उसमें से. चले आगे. अब कैसे मेजर करते हैं इसको? फिर से कैलकुलेशन करके तो निकलेगा ही नहीं. कैलकुलेशन करके निकाल नहीं सकते भैया, फिर कैसे निकालें? टेस्ट परफॉर्म करेंगे. टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे? सेम अप्रोच पीछे ही है. डिवाइस क्या हो गई है? चेंज हो गई है. पीछे थिकनेस गेज था, अब क्या है? हमारा लेंथ गेज है. दिखने में ऐसा लगेगा. इसमें भी ओपनिंग्स है. हियर आल्सो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ओपनिंग्स. इसके ऊपर भी नंबर लिखे हुए, देखो ये रहे. इसके ऊपर भी नंबर लिखे हुए हैं. तो ये वाला टेस्ट परफॉर्म करने से पहले भी क्या करना पड़ेगा? सीविंग करनी पड़ेगी. सीविंग करने के बाद हर एक फ्रैक्शन के कम से कम कितने पीस होने चाहिए? सीविंग करने के बाद हर एक फ्रैक्शन के कम से कम 200 पीस होने चाहिए. हमने एग्रीगेट को उठाया पर्टिकुलर फ्रैक्शन के, उसको पास कराने की कोशिश करी. ये मेरा एग्रीगेट है. एग्रीगेट पास हो गया ओपनिंग में से. अगर एग्रीगेट पास हो गया ओपनिंग में से, खुश मत हो जाना. यहां पर मेरा एम है एग्रीगेट पास नहीं हो, रुक जाए. तो मैं इसी एग्रीगेट के अलाइनमेंट को चेंज करूंगा. एग्रीगेट के अलाइनमेंट को चेंज किया, देखो अब पास नहीं कर पा रहा. नाउ द एग्रीगेट इज नॉट एबल टू पास, अटक गया ओपनिंग के अंदर. तो पहली चीज, अगर मेरा एग्रीगेट इस ओपनिंग में से पास नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी कौन सी डायमेंशन के लॉन्ग पास नहीं कर पा रहा? तो वो अपनी कौन सी डायमेंशन के लॉन्ग पास नहीं कर पा रहा? अपनी ग्रेटेस्ट डायमेंशन के लॉन्ग पास नहीं कर पा रहा. ये जो ओपनिंग होती है, इसकी साइज होती है 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज. तो 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज. तो अगर कोई एग्रीगेट अपनी ओपनिंग से पास नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसकी सबसे बड़ी साइज किससे बड़ी है? इसका मतलब उसकी सबसे बड़ी साइज किससे बड़ी है? इसका मतलब उसकी सबसे बड़ी साइज किससे बड़ी है? 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज से बड़ी है. यानी वो एग्रीगेट क्या हुआ? elongated हुआ. इसका मतलब इस टेस्ट में हमारी कोशिश होती है, क्या कोशिश होती है? इस टेस्ट में हमारी कोशिश होती है कि एग्रीगेट रिटेन कर जाए. पिछले केस में क्या कोशिश थी? कि एग्रीगेट पास कर जाए. इस बार क्या कोशिश है? कि एग्रीगेट रिटेन कर जाए. जो भी एग्रीगेट रिटेन कर गए अपनी अपनी ओपनिंग के ऊपर, उनको उठाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ओरिजिनल वेट के टर्म में. जो भी वैल्यू निकल के आती है उसे क्या बोलते हैं? एलोंगेशन इंडेक्स बोल देते हैं. इट इज टर्म्ड एज एलोंगेशन इंडेक्स. यहाँ पर भी जो सबसे छोटी साइज मेंशन होती है वो 6.3 mm होती है. क्लियर है? वेट करना है कोई स्टेप. अब बस पीछे एक पॉइंट मेंशन करना भूल गए थे कि जो एग्रीगेट है ये कैसी कंक्रीट बनाते हैं, तो वो लिख देते हैं हम बस. सो विल से यूज ऑफ फ्लेकी एंड elongated एग्रीगेट. कल बताया था कैसा एग्रीगेट बनाएंगे. एग्रीगेट leads to the formation of poor concrete. Leads to the formation of poor concrete that neither possess strength nor workability. That neither possess strength nor workability. जो ना तो स्ट्रेंथ पोजेस करते हैं ना वर्किबिलिटी पोजेस करते हैं. तो ये पॉइंट छूट गया था, उसको मेंशन कर देते हैं. बैक, लो बैक.
नोट करो फटाफट। डन। फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ होगी। हाँ जी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ होगी। पुअर कंक्रीट कैसे? आगे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। लिखा भी तो है आगे, पुअर कंक्रीट कैसे। डन। चलो, स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी कम कैसे? कल वाला लेक्चर देखो, ये तो कल ही बताया था। लिखना लिखा है निशा कल मैंने, कल वाले लेक्चर में भी तो आए थे। डिस्कस तो मैंने कल ही कर लिया था। डिस्कशन वाज डन यस्टरडे ओनली। बस मेरे को तो स्टेटमेंट लिखनी थी, थ्योरी बतानी थी। तो ये पहली पॉइंट खत्म हुई। पॉइंट, हाँ कल कुछ और पूछ रहा था, तो कल जब ये डिस्कस हो रहा था कुछ और पूछ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये शेप को नंबर कैसे दिया था मैंने? 1 2 3 4 ABCD क्या लिखा था? 1A। सो A। सो नेक्स्ट इज टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट। सो नेक्स्ट इज टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट। देखो भैया, क्या है टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट? टेक्सचर का मतलब होता है कि हमारे एग्रीगेट का सरफेस कितना परसेंटेज स्मूथ है या कितना परसेंटेज रफ है। तो पहले तो मैं टेक्सचर को डिफाइन कर रहा हूँ। सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द एग्रीगेट विच इज स्मूथ और रफ। और वैसे तो टेक्सचर सबको पता है, बहुत ही कॉमन सी चीज है। टेक्सचर चेक करते हो, कपड़ा लेने जाते हो टेक्सचर चेक करते हो, पेन होती है टेक्सचर अलग होता है उसका, तो आप बोलते नहीं इसका टेक्सचर अच्छा है, इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं, दो टेक्सचर है हमारे पास एग्रीगेट के, एक स्मूथ टेक्सचर होगा और एक रफ टेक्सचर होगा। जब मैं टेक्सचर की बात कर रहा हूँ, शेप क्या कर देंगे? जब मैं यहाँ पे टेक्सचर की बात कर रहा हूँ, शेप क्या बना देंगे? सेम बना देंगे, शेप चेंज नहीं होगी। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। शेप है हमारी राउंडेड ही, तो शेप और साइज सारी सेम एग्रीगेट की, कुछ चेंज नहीं है। फर्क किसमें आया? टेक्सचर में। तो एक है स्मूथ टेक्सचर और दूसरा है रफ टेक्सचर। और ये टेक्सचर कैसे दिखाई है मैंने आपको? मैग्नीफाई करके। तो जो इंडेंटेशन है हमारे एग्रीगेट के ऊपर वो मैग्नीफाई कर दिया, आपको जूम करके दिखाया, देखो उसका टेक्सचर। तो ये स्मूथ टेक्सचर है, ये रफ टेक्सचर है, देख के पता चल रहा है। अगर मैं स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट को यूज करूं, कमेंट अपॉन द एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। सरफेस एरिया कम है, लुब्रिकेशन क्या मिलेगी? अगर सरफेस एरिया कम है तो लुब्रिकेशन क्या मिलेगी? कम मिलेगी। अरे सरफेस एरिया पे लुब्रिकेशन होती है, तो अगर एरिया कम है तो लुब्रिकेशन ज्यादा मिलेगी भाई, कम थोड़ी मिलेगी लुब्रिकेशन। तो पेस्ट उतनी की उतनी है, कम एरिया पे लुब्रिकेशन करना है तो कर देगा भैया, एरिया कम है तो उसका मतलब लुब्रिकेशन ज्यादा मिली मुझे। लुब्रिकेशन ज्यादा मिली, फ्रिक्शन कम। फ्रिक्शन कम, इसका मतलब वर्कबिलिटी ज्यादा, तो उसकी वर्कबिलिटी ज्यादा होती है। ज्यादा मिलेगा राउंडेड में बताए थे। अच्छा, ज्यादा मिलेगा राउंडेड में बताए थे, कोई बात नहीं।
तो अगर हमने राउंडेड एग्रीगेट कंसिडर किया जो स्मूथ है, इट विल गिव यू व्हाट, हायर वर्केबिलिटी। अब अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, स्मूथ टेक्सचर्ड है, कमेंट अपॉन इंटर पार्टिकल लॉकिंग। स्मूथ टेक्सचर्ड है, कमेंट अपॉन इंटर पार्टिकल लॉकिंग, कम स्लिप कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर, लॉकिंग मिलेगी नहीं क्योंकि स्मूथ टेक्सचर्ड है। ये शेप की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, टेक्सचर की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है फ्रिक्शन के ऊपर, तो स्मूथ है, फ्रिक्शन कम, स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इसके अपोजिट गया हमें किसके अंदर, रफ टेक्सचर्ड के अंदर। रफ टेक्सचर्ड कमेंट अपॉन एरिया, दिखा रखिए, रफ टेक्सचर्ड कमेंट अपॉन एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा इसका मतलब लुब्रिकेशन कम, लुब्रिकेशन कम इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, मतलब वर्केबिलिटी कम। पर इंटर पार्टिकल लॉकिंग अच्छी होगी और फ्रिक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी, तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। तो अगर मुझे स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनाना है, आई विल बी यूजिंग रफ टेक्सचर्ड एग्रीगेट। अगर मुझे वर्केबल कंक्रीट बनाना है, आई विल बी यूजिंग स्मूथ टेक्सचर्ड एग्रीगेट। खत्म कहानी, क्लियर है? तो सिंपल सी चीज है, सेम कंसेप्ट है, बार बार वही रिपीट होगा। पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट बोल सकते हैं कि सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, surface texture of aggregates, surface texture of aggregate represents C, surface texture of aggregates represents C, represents C, represents C, a relative percentage of area of aggregate, relative percentage of area of aggregate, area of aggregate that is smooth or rough, that is smooth or rough। ये हमें बताएगा रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया जो स्मूथ है और रफ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं स्मूथ टेक्सचर्ड एग्रीगेट, smooth textured aggregate forms workable mix, and rough textured aggregate, and rough textured aggregate and rough textured aggregate forms strong mix। रीजन मैंने पीछे बता दिया आपको, रीजन आई हैव डिस्कस्ड। तो ये कहानी हो गई हमारे टेक्सचर की, दिस इज द स्टोरी ऑफ टेक्सचर। एप्लीकेशन, मुझे तो ये समझ में नहीं है, पूछना क्या चाहते हो एप्लीकेशन सर? मतलब क्या पूछना क्या है इसके अंदर? नोटेड, डन। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट, ये कैसे लिखा था, बी सी। So next of the property of the aggregate, which is the most significant amongst the all, is grading of aggregate। जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको एग्रीगेट की, उससे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट यही है, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। अब ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग मीन्स, grading signifies the range of the different size of the particles which are present in our sample। So grading signifies range of what? Different size of the particles which are present in our sample। अगर अलग अलग साइज के पार्टिकल मेरे सैंपल में हुए, मैं उसको बोल दूंगा वेल ग्रेडेड सैंपल है। और अगर लिमिटेड साइज के एग्रीगेट मेरे सैंपल में हुए, मैं उसको बोल दूंगा पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट।
तो ग्रेडिंग का मतलब होता है रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। तो कितनी ज्यादा रेंज के पार्टिकल हमारे सैंपल में, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, इसको हम टेक्निकली ग्रेडिंग बोल देते हैं। अब क्यों मैंने बोला कि भैया ग्रेडिंग बहुत सिग्निफिकेंट पैरामीटर है, व्हाई इज ही वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर, इसको भी समझ सकते हैं। उठाओ पीछे वाले पैरामीटर। कल हमने बात करी साइज की, नहीं कल हमने बात करी शेप की। अगर मैं एग्रीगेट की शेप राउंडेड से एंगुलर कर देता हूं, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी मिल जाएगी कंक्रीट में? अगर मैं एग्रीगेट की शेप राउंडेड से एंगुलर कर देता हूं, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी मिल जाएगी? स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और कौन सी प्रॉपर्टी छिन जाएगी? और कौन सी प्रॉपर्टी छिन जाएगी? या वर्केबिलिटी छिन जाएगी। तो एक मिलेगी, दूसरी चली जाएगी। अभी आप करके आए टेक्सचर, अगर मैं रफ को स्मूथ कर दूं, कौन सी प्रॉपर्टी मिल जाएगी? मैं रफ को स्मूथ कर दूं, कौन सी प्रॉपर्टी मिल जाएगी? वर्केबिलिटी मिल जाएगी, स्ट्रेंथ छिन जाएगी। ग्रेडिंग, इसका इम्पैक्ट वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों के ऊपर डायरेक्ट है। तो इसे कंक्लूजन ये मिला कि पीछे वाली दोनों प्रॉपर्टी का इम्पैक्ट वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ के ऊपर उल्टा है, एक को बढ़ाएगा दूसरे को घटा देगा। पर यहाँ पे जो ग्रेडिंग का इम्पैक्ट है वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ के ऊपर, ये डायरेक्ट है। वर्केबिलिटी बढ़ेगी, साथ में स्ट्रेंथ भी बढ़ा देगा, डबल फायदा। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने इसको यूज किया, वर्केबिलिटी बढ़ा के दे देगा आपको, तो डबल एडवांटेज निकाल के देता है ग्रेडिंग हमारी। सो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर दी स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। कहने का मतलब है दो सैंपल है मेरे पास, एक है वेल ग्रेडेड और एक है पुअरली ग्रेडेड। फिर से हर बार कंपैरिजन करवाइए, तो यहाँ पर भी करवा लेते हैं। कंपैरिजन किया, बेस सेम बना के चला, दो सैंपल है, दोनों सैंपल का वॉल्यूम सेम है। पहले वाला सैंपल हमारा वेल ग्रेडेड है। क्या होता है वेल ग्रेडेड सैंपल? इसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल है, तो बड़े साइज का पार्टिकल है, तो बड़े साइज का पार्टिकल है। बड़े साइज के पार्टिकल के वॉइड्स के अंदर छोटे साइज के पार्टिकल है, तो बड़े साइज के पार्टिकल के वॉइड्स के अंदर छोटे साइज के पार्टिकल है, अच्छी बात है। उसके वॉइड्स के अंदर और छोटे साइज के पार्टिकल है, तो है अलग अलग रेंज के पार्टिकल साइज। तो ये कंपैरेटिवली वेल ग्रेडेड है। इसके अपोजिट दूसरा वाला, इसमें सिर्फ लिमिटेड साइज के पार्टिकल है, तो ये दूसरा क्या है? कंपैरेटिवली पुअरली ग्रेडेड। पहले वाला कंपैरेटिवली वेल ग्रेडेड, दूसरे वाला कंपैरेटिवली पुअरली ग्रेडेड। चलो अब चेक करो, एनालाइज इन विच ऑफ द टू केस इंटर पार्टिकल लॉकिंग विल बी बेटर। दोनों में से कौन से केस में आपको इंटर पार्टिकल लॉकिंग कंपैरेटिवली बढ़िया मिलेगी? पहले वाले में। चलो, दोनों में से कौन से केस के अंदर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी? इन विच ऑफ द टू केसेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मोर। फर्स्ट, क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा पार्टिकल कांटेक्ट के अंदर है, मोर पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट। क्लियर है? इसका अंदर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या बना के देते हैं आपको? इसका अंदर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या बना के देते हैं आपको? स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बना के देते हैं। खत्म कहानी। चलो अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद एनालिसिस करके देना। एनालाइज द प्रॉब्लम और स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैंने दोनों सैंपल के अंदर सीमेंट पेस्ट डाली, जो लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है? चलो, दोनों सैंपल में से किस सैंपल के अंदर वॉइड्स का वॉल्यूम ज्यादा है? दोनों में से किस सैंपल के अंदर वॉइड्स का वॉल्यूम ज्यादा है? पुअरली ग्रेडेड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होते हैं, वेल ग्रेडेड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होते हैं। क्लियर है? तो ये बात भी समझ में आती है, इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। अगर मैंने दोनों में सेम सीमेंट पेस्ट डाली, किसमें सीमेंट पेस्ट वॉइड्स के अंदर ज्यादा होगी? किसमें सीमेंट पेस्ट वॉइड्स के अंदर ज्यादा होगी? जिसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे, तो दूसरे वाले में वॉइड्स ज्यादा है, पहले वाले में वॉइड्स कम है। इसका मतलब दूसरे वाले केस के अंदर सीमेंट पेस्ट वॉइड के अंदर ज्यादा होगी, पहले वाले में वॉइड के अंदर कम होगी। तो ये बात भी समझ में आती है। दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। तो कौन से सैंपल के अंदर फ्री सीमेंट पेस्ट ज्यादा है? इन विच ऑफ द सैंपल फ्री सीमेंट पेस्ट इज मोर? इन विच ऑफ द टू केस फ्री सीमेंट पेस्ट इज मोर? भैया जो वॉइड के अंदर है वो फ्री नहीं है, वो तो वॉइड में है ना। तो पहले वाले में फ्री सीमेंट पेस्ट ज्यादा है, जो लुब्रिकेशन करेगी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन। तो अगर फ्री सीमेंट पेस्ट ज्यादा है लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन ज्यादा होती है, लुब्रिकेशन ज्यादा होती है, फ्रिक्शन कम निकल के आता है, वर्केबिलिटी ज्यादा निकल के आती है। तो पहले वाले सैंपल की वर्केबिलिटी भी ज्यादा, पहले वाले सैंपल की स्ट्रेंथ भी ज्यादा, तो दोनों चीजें ज्यादा निकल के आती है।
क्लियर? ग्रेडिंग को रिपोर्ट कैसे करते हैं? ग्रेडिंग को रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर नोन एज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो सी यू और सी सी दो पैरामीटर हमारे पास। जैसे आपने शेप कैसे बताई थी? शेप बताई थी आपने इन टर्म्स ऑफ एंगुलरिटी नंबर, इन टर्म्स ऑफ फ्लेकीनेस इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ एलोंगेशन इंडेक्स। वैसे ग्रेडेशन बताने का तरीका क्या है हमारे पास? ग्रेडेशन बताने का तरीका है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो खत्म कहानी ग्रेडिंग की। सो स्टोरी ऑफ ग्रेडिंग इज आल्सो फिनिश्ड। तो पहला पॉइंट तो हम ये बोल सकते हैं, grading signifies what? So grading of aggregate signifies the range of particle size, in the sample, ये रेंज बताता है पार्टिकल साइज की सैंपल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ग्रेडिंग डायरेक्टली गवर्न्स both workability and strength of concrete. डायरेक्टली गवर्न करेगा मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। एक पॉइंट भी बना के लिख देता हूं, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट possesses both higher strength and workability। रीजन पीछे बता दिया एक्सप्लेन करके इन डिटेल। possesses both higher strength and, इनफैक्ट मैंने क्या बताया, आपने ही बता दिया था, मैं तो बस सवाल पूछ रहा था, आप ही जवाब दे रहे थे उसका। possess higher strength and workability, तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट possess करता है हायर स्ट्रेंथ भी और वर्केबिलिटी को। रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज इन द सैंपल एंड इज रिप्रेजेंटेड, जगह बची थी यहीं पे लिख रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एंड इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ CU एंड CC। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम CU और CC तो पता ही होगा क्या है, नहीं तो बोल दो, डिफाइन कर देता हूँ, ऊपर लिख दो भाई, कोई आ जाएगा सर CU क्या है? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ऊपर जगह है, डिफाइन कर दिया मैंने। CC है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। So coefficient of uniformity and coefficient of curvature. तो ये तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आ गई। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। डन। चलो नेक्स्ट, डी, अगली प्रॉपर्टी एग्रीगेट की इज साइज ऑफ द एग्रीगेट। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी दैट गवर्न्स द वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इज साइज ऑफ द एग्रीगेट। ये भी खुद बता दोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, पैरामीटर में बदलते जाऊंगा, आंसर आप खुद ही दे दोगे। चलो, साइज ऑफ एग्रीगेट। लेट अस सपोज मैंने छोटे साइज के पार्टिकल यूज किए, आई हैव यूज्ड स्मॉलर साइज पार्टिकल। छोटे साइज के पार्टिकल स्पेसिफिक सरफेस एरिया विल बी मोर और लेस। छोटे साइज के पार्टिकल स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा? ज्यादा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा, लुब्रिकेशन ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? लुब्रिकेशन ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? एरिया ज्यादा, व्हाट अबाउट लुब्रिकेशन? ये कम निकल के आएगी। कम निकल के आएगी, फ्रिक्शन ज्यादा, वर्केबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो अगर आप फाइन ग्रेन्ड एग्रीगेट यूज करो, वर्केबिलिटी क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैंने फाइन ग्रेन्ड एग्रीगेट यूज किया। फाइन का मतलब क्या होता है? छोटे साइज के पार्टिकल और दूसरा बड़ा साइज का पार्टिकल। अब कमेंट किसके ऊपर हो रहा है? साइज के ऊपर हो रहा है। भैया शेप राउंडेड मत रखो, नहीं तो अपना कंक्लूजन निकाल लेंगे कि शेप तो राउंडेड ही बनाते हैं हमेशा। ये लो,
तो एक छोटे साइज का पार्टिकल है, एक बड़े साइज का पार्टिकल है, दोनों की रफनेस भी सेम है, दोनों का रफनेस मतलब टेक्सचर भी सेम है और शेप भी सेम है। फर्क किसका है? बस साइज का। दी ओनली डिफरेंस लाइज इन साइज। क्लियर है? चलो, डिफरेंस लाई कर रहा है साइज में। अब फिर से जो तसल्ली से सोच के बताना जो पूछ रहा हूँ। एक सैंपल में छोटे साइज के पार्टिकल है, एक सैंपल में बड़े साइज के पार्टिकल है, किसमें इंटर पार्टिकल लॉकिंग ज्यादा होगी? वेयर इंटर पार्टिकल लॉकिंग विल कम आउट टू बी बेटर? छोटे साइज के पार्टिकल लॉकिंग अच्छी करेंगे। क्यों, क्या रीजन है? भैया एंगुलर में लॉकिंग अच्छी होगी, समझ में आता है, राउंडेड से। रफ में लॉकिंग अच्छी होगी, लॉकिंग विल बी बेटर इन कंपैरिजन टू स्मूथ एग्रीगेट। समझ में आता है कि रफ के अंदर क्या है, प्रोजेक्शंस बनी हुई है, अटक जाएंगे पार्टिकल आके। एक छोटे साइज का, एक बड़े साइज का है, दोनों में फ्रिक्शन सेम, दोनों की शेप सेम। तो छोटे साइज में इंटर पार्टिकल लॉकिंग अच्छी कैसे? सरफेस एरिया लेस। अच्छा, सरफेस एरिया है तो फिर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को गवर्न करेगा, इंटर पार्टिकल लॉकिंग को थोड़ी गवर्न करेगा। या सरफेस एरिया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को गवर्न करता है, इट डज नॉट गवर्न द इंटर पार्टिकल लॉकिंग। मैं तो साइज के बोल रहा हूँ, साइज एक की छोटी है, एक की बड़ी है, किसमें इंटर पार्टिकल लॉकिंग अच्छी होगी? वेयर इंटर पार्टिकल लॉकिंग विल कम आउट टू बी बेटर। ये दोनों में सेम निकल के आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता साइज से। लॉकिंग अफेक्टेड हो रही थी हमारी शेप से, लॉकिंग अफेक्ट हो रही थी टेक्सचर से, ये बात समझ में आती है। ये साइज, ये तो चेंज किया है आपने, एक में बड़े साइज का, एक में छोटे साइज का, लॉकिंग सेम मिलेगी दोनों के अंदर। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी करेगी। तो लॉकिंग का तो कोई इफेक्ट नहीं आया किसमें, स्ट्रेंथ में। पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है किसके ऊपर? वो तो डिपेंडेंट है फ्रिक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन किसमें ज्यादा? वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर। वो पहले वाले में ज्यादा है। इसका मतलब किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? पहले वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो अगर आपने फाइन एग्रीगेट यूज किए, इसकी वर्केबिलिटी कम, पर स्ट्रेंथ क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मोर। खत्म कहानी साइज ऑफ एग्रीगेट की। क्लियर है पूरी कहानी? नोट कर लो। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि फाइन एग्रीगेट कैसा कंक्रीट बना के देंगे आपको? स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बना के देंगे, पर वर्केबिलिटी क्या होगी? कम होगी। So fine aggregate leads to the formation of strong concrete. Leads to the formation of strong concrete. Leads to the formation of strong concrete having low workability. Having low workability. अच्छा, ये फाइनेंस बताते कैसे? हाउ यू रिपोर्ट द फाइनेंस ऑफ द एग्रीगेट? मैंने बोला फाइन एग्रीगेट है, कैसे पता चलेगा? इन टर्म्स ऑफ साइज। तो फाइनेंस कैसे बताई जाती है? साइज के टर्म में बताई जाती है। सो वी कैन से फाइनेंस ऑफ द एग्रीगेट, fineness of the aggregate is represented in terms of size. Is represented in terms of size of the aggregate. और दिक्कत क्या है साइज के साथ? अब दिक्कत है साइज के साथ कि साइज है हमारा एक रिलेटिव पैरामीटर। अब ये मैंने अंग्रेजी में बोल दिया रिलेटिव पैरामीटर। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज पार्टिकल की साइज है 2 mm। ये छोटा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है? पार्टिकल की साइज है 2 mm, ये छोटा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है? तो ये छोटा पार्टिकल है। छोटा पार्टिकल है, जरा बताना 1 mm के कंपैरिजन में क्या है? तो जो छोटा बोल रहे हैं जरा बताना 1 mm के कंपैरिजन में क्या है? बड़ा है। क्यों? अभी तो छोटा बोल रहे थे आप। अभी तो बोल रहे थे छोटा पार्टिकल है, बोल रहे हो बड़ा पार्टिकल है।
तो यही चीज बोला था पीछे में कि जो फाइनेंस बता रहे हो आप साइज के टर्म में, वो एक रिलेटिव पैरामीटर है, एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। कहने का मतलब है मैं आपको पार्टिकल की साइज दे दूं और बोल दूं बताओ ये छोटा पार्टिकल है बड़ा पार्टिकल है, नहीं बता पाओगे। हाँ, दो लोगों को कंपेयर जरूर कर दोगे, तो 1 mm 2 mm को कंपेयर कर दोगे, 2 mm को 3 mm से कंपेयर कर दोगे, तो कंपैरिजन हो जाएगी रिलेटिवली। पर एब्सोल्यूट टर्म में साइज क्या नहीं बता सकती, एब्सोल्यूट टर्म में साइज हमें फाइननेस नहीं बता सकती एग्रीगेट की। क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में साइज फाइननेस नहीं बताती है, हमने एक दूसरे पैरामीटर को इंट्रोड्यूस किया। द सेकंड पैरामीटर इज टर्म्ड एज फाइननेस मॉडुलस, जिसके ऊपर आपको सवाल मिलेगा। तो फाइननेस ऑफ द एग्रीगेट इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द एग्रीगेट एंड फाइननेस मॉडुलस and fineness modulus and fineness modulus, which fineness modulus which reports the fineness of the aggregate, which reports the fineness of the aggregate in absolute term। ये एब्सोल्यूट टर्म में आपको बता देगा, मतलब इसकी एक वैल्यू मिल जाए मैं डायरेक्टली बता दूंगा ये फाइन एग्रीगेट है या कोर्स एग्रीगेट है, पर साइज से नहीं बता पाओगे। साइज विल नॉट बी हेल्पिंग अस इन दिस मैटर। अब भैया नई चीज आई है फाइनेंस मॉडुलस, तो होती क्या फाइनेंस मॉडुलस, जगह बची हुई है, डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। आई कैन डिफाइन फाइनेंस मॉडुलस हियर। सो वी कैन से फाइनेंस मॉडुलस होती क्या है फाइनेंस मॉडुलस। तो फाइनेंस मॉडुलस इज डिफाइंड एज fineness modulus is defined as fineness modulus is defined as aggregate of cumulative percentage of particles retained, cumulative percentage of particles retained, aggregate of cumulative percentage of particles retained over different sieves, particles retained over different sieves, ranging from 80 mm to 150 micron, 80 mm to 150 micron, ranging from 80 mm to 150 micron, divided by a constant, ब्रैकेट में डाल दिया टेकन एज 100, तो डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट व्हिच इज टेकन एज 100, जिसको हम क्या मान लेते हैं 100 लेके चलते हैं। अभी अंग्रेजी में जो लिखा है इसको समझने के लिए एग्जांपल लेना पड़ता है कि भैया फाइनेंस मॉडुलस है क्या चीज। तो फाइनेंस मॉडुलस को समझने के लिए एग्जांपल लेना है, लो तो हमें तो पहले सीव लगानी पड़ेगी, यानी यहाँ पर भी सीव एनालिसिस होगी। तो सीव साइज वेरी करती है कहाँ से, 80 mm से 40 mm के, 40 mm से 20 mm के बीच में, 20 mm से हो गया 10 mm, 10 से हो गया 4.75, then 2.36, then 1.18, then 600, 300 और 150 माइक्रोन। ये आ गई 80 mm टू 150 माइक्रोन। देन आप क्या करोगे, सीव एनालिसिस करोगे। सीव एनालिसिस कैसे करेंगे, सबसे ऊपर वाली सीव के ऊपर सैंपल रख देंगे, सीविंग करेंगे और जो पार्टिकल रुके उसका वेट निकाल लेंगे। विल कैलकुलेट द वेट ऑफ द पार्टिकल्स रिटेन्ड ओवर द सैंपल। लेट सपोज जो पार्टिकल रिटेन हुए उसका वेट निकल के आता है, ये डाल दो ग्राम के अंदर। सो 10 ग्राम ले लो, 30 ग्राम ले लो, 40 ग्राम ले लो, कितना हुआ 80 ग्राम, 5 ग्राम 85, 100, 125, 12 और 13, 150, 40 और 10, ये 200 ग्राम आ गया। तो ये वेट रिटेंड निकाला मैंने, राउंड ऑफ करके 200 ग्राम कर दिया है। क्या मुझे आप परसेंटेज वेट रिटेंड बता सकते हो, क्या मुझे आप परसेंटेज वेट रिटेंड बता सकते हो, आधा कर दो तो परसेंटेज वेट रिटेंड निकल के आ जाएगा। सो यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज वेट रिटेंड। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,
ये हो जाएगी 15, ये हो जाएगी 20, ये हो जाएगी 2.5, ये हो जाएगी 7.5, ये हो जाएगी 12.5, 6, ये कितना है 6.5, ये हो जाएगी 20, ये हो जाएगी 5। परसेंटेज वेट रिटेन्ड निकल के आ गया, क्या निकाल सकते हो? क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो परसेंटेज वेट रिटेन्ड है इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू जोड़ दो सबको, तो जोड़ दिया सबको 5, 20, 40, 42.5, 50, 62.5, 68.5, 5 जोड़ेंगे 69, तो 75, देन 95 और ये 100। तो सबसे पहले तो क्या किया मैंने, सीव्स को अरेंज किया, 80 mm से लेकर 150 माइक्रोन तक सीविंग करी, रिजल्ट निकाला, क्या कैलकुलेट कर लिया, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड। क्लियर है? अब जरा मुझे इसका एग्रीगेट निकाल के बताओ, एग्रीगेट मतलब समेशन। तो ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड निकल के आया है अलग अलग सीव के ऊपर, मुझे इसकी समेशन निकालनी है। ऐड करो, कितनी वैल्यू आ रही है? व्हाट इज समेशन कमिंग आउट? 558.5। तो 558.5 डिवाइड बाय, अब कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना ले रखा है हमने, 100। सो कांस्टेंट इज टेकन टू बी 100। तो फाइनेंस मॉडल्स कितनी निकल के आ रही है हमारी, 5.58। ये तो बस मैंने फाइनेंस मॉडल्स को जो डिफाइन किया उसको कैलकुलेट करके दिया। अब वापस रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट, फाइनेंस मॉडल्स इज डिफाइंड एज एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब समेशन, aggregate of cumulative percentage of the particle retained over different sieves ranging from 80 mm to 150 micron divided by a constant which is taken to be 100। तो आ गया भैया 5.58 फाइनेंस मॉडल्स, अच्छी बात है। अब सवाल है कि भैया बता क्या रहा है ये फाइनेंस मॉडल्स? तो फाइनेंस मॉडल्स हमें फाइनेंस और कोर्सेस बताता है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी फाइनेंस मॉडल्स की उतना ही कोर्स एग्रीगेट, जितनी छोटी वैल्यू होगी फाइनेंस मॉडल्स की उतना ही फाइन एग्रीगेट। हाँ अच्छी बात है, पर मुझे तो एब्सोल्यूट टर्म में चाहिए ना। अब एब्सोल्यूट टर्म में कैसे बताता है ये? फाइनेंस मॉडल्स की जो वैल्यू होती है ये मुझे सीव का नंबर बताता है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन, और वो सीव की जो साइज है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है हमारे सैंपल में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंस मॉडुलस की जो वैल्यू है, लेट अस सपोज 1 आई वैल्यू, ये 1 क्या है, ये सीव का नंबर है, यानी पहली सीव कहां से, सबसे नीचे वाली से, यानी पहली सीव कौन सी, 150 माइक्रोन। तो ये 150 माइक्रोन आपके सैंपल में एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है। अगर फाइनेंस मॉडुलस आती है 2, ये आधे सवाल तो यही पूछ लेगा, फाइनेंस मॉडुलस 3 है, बताओ क्या मतलब है इसका। तो अगर फाइनेंस मॉडुलस 2 है, इसका मतलब ये सीव का नंबर है, दूसरी सीव स्टार्टिंग फ्रॉम दी लोएस्ट 300 माइक्रोन। तो आपके सैंपल में एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, 300 माइक्रोन। अभी मेरा फाइनेंस मॉडुलस कितना है, 5.58। इसका मतलब कौन सी सीव, पांचवी और छठी सीव पकड़नी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, यानी 4.75 और 2.36 के बीच में निकाल लो कोई भी वैल्यू इंटरपोलेट करके, जो भी आ रही होगी। यानी आपके सैंपल में जो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है वो इन दोनों के बीच में है, तो वो इंटरपोलेशन करके निकालना पड़ेगा। That is to be interpolated and computed. क्लियर है? बाकी जो सीव ली हुई है इनके पीछे भी रीजन होता है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों फॉलो कराया जाता है, ताकि सारी रेंज कवर हो जाए पार्टिकल की। चेक करके देख लो, जो बीच वाली सीव है इसका स्क्वायर करोगे ना, 40 का स्क्वायर, ये 80 इंटू 10 के बराबर आएगा, सॉरी 80 इंटू 20 के बराबर आएगा। तो ये जीपी चलती है तभी ये साइजें निकली हुई है। तो चेक करके देखो, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 80, फिर आगे 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 10, 20 का स्क्वायर करोगे 40 इंटू 10 के बराबर आएगा। वैसे ही 10 का स्क्वायर करोगे 20 इंटू 4.75, वैसे ही 4.75 का स्क्वायर 10 इंटू 2.36 एंड सो ऑन, चलती जाएगी। तो उस तरीके से ये सीव का साइज डिसाइड किया जाता है। अकॉर्डिंगली द साइज ऑफ द सीव इज बीइंग डिसाइडेड। क्लियर है फाइनेंस मॉडल्स? तो ये आपको जानकारी दी फाइनेंस मॉडल्स के बारे में। वैल्यू बतानी पड़ेगी, है टाइम? तो देखो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो अगले पेज पे जाते हैं। सो वी कैन से नेक्स्ट, higher is the value of, higher is the value of fineness modulus
कोर्सर इज द एग्रीगेट, कोर्सर इज द एग्रीगेट। जितनी ज्यादा वैल्यू होती है फाइनेंस मॉडुलस की, उतना ही हमारा कोर्स एग्रीगेट है। एग्जाम्पल लेके बताया था अभी आपको। तो अगर फाइनेंस मॉडुलस 1 तो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल 150 माइक्रोन, फाइनेंस मॉडुलस 2 एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल 300 माइक्रोन। तो अगर मेरा फाइनेंस मॉडुलस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मेरे सैंपल में एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। Done. Next, we can say for sand, fineness modulus is in given range. फाइनेंस मॉडुलस इस रेंज में होती है। सैंड है, फाइनेंस मॉडुलस है, पहले उठाया फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड 2.2 से लेके 2.6, 2.6 से लेके 2.9, 2.9 से लेके 3.2। तो निकालो फाइनेंस मॉडुलस। फाइनेंस मॉडुलस की वैल्यू आई 2.5। इसमें जो सैंपल के अंदर साइज ऑफ पार्टिकल है 2 mm हो, 3 mm हो, 4 mm हो, 5 mm हो, 6 mm हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंस मॉडुलस 2.5 आया है, ये सैंड क्या कहलाएगी, फाइन सैंड ही कहलाएगी। तो साइज हमें एब्सोल्यूट टर्म में फाइनेंस कोर्सनेस नहीं बता पा रहा था, पर फाइनेंस मॉडुलस हमें क्या बता देता है, एब्सोल्यूट टर्म में फाइनेंस कोर्सनेस बता देता है। एक एडिशनल जानकारी दे दी आपको कि सैंड हैविंग फाइनेंस मॉडुलस greater than 3.2 is not suitable for preparation of concrete. Is not suitable for preparation of concrete. ये भी सवाल पूछता है। तो अगर सैंड की फाइनेंस मॉडुलस 3.2 से ज्यादा है, उसको कंक्रीट बनाने में यूज नहीं करते। So it is not being used for the preparation of concrete. Done. चलो बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस।